गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको पाठ 10 हिंदी के जामुन के पेड़ के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों हमने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि एक व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे आंधी तूफान आने से जामुन के पेड़ के नीचे वह दब जाता है और उस पेड़ को हटाने के लिए सरकारी विभाग के बीच में उसकी फ़ाइल घूमते रहती और वह व्यक्ति दबा हुआ रहता है और हार्टिकल्चर विभाग को उसकी केस की फ़ाइल भेजी जाती है और हार्टिकल्चर विभाग अपना सुझाव देता है कि हम फलदार वृक्ष को काटने की आज्ञा नहीं दे सकते। इसके आगे हम आदर्श वचन करते हैं। आगे उत्तर सुनकर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता है तो इस आदमी को काट कर निकाल लिया जाए, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे आदमी ने आपत्ति की, पर पहले वाले आदमी ने युक्ति दी, आजकल प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी उन्नति कर चुकी है। अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से उसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल विभाग में भेज दिया गया। दूसरे ही दिन एक योग्य प्लास्टिक सर्जन वहां आ पहुंचा और भली प्रकार जांच करने के बाद उसने बताया, ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, पर आदमी मर जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक राह चलते व्यक्ति ने कहा कि इस जब पेड़ को नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए, यानी दो भागों में इस आदमी को निकाल लिया जाए और उसे प्लास्टिक सर्जरी से उसका ऑपरेशन करके उसे फिर से जोड़ दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्या? तो इस तरह से उसके केस की फाइल को मेडिकल विभाग में भेजा गया और जहाँ से एक सर्जन आए भी और उन्होंने जांच करने के बाद यह कहा कि ऑपरेशन हो सकता है और सफल भी हो जाएगा, यानी पूरा हो सकता है, पर इतनी देरी में आदमी मर भी जाएगा। रात को माली ने आदमी को खिचड़ी खिलाई और साहस बंधाया और उसने कहा, कल सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग तुम्हारे केस का फैसला करेगी। आशा है सब ठीक हो जाएगा। आह भरकर दबा हुआ आदमी बोला, यह माना कि तगाफुल करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित भाव में बोला, क्या तुम शायर हो? दूसरे दिन माली से चपरासी और चपरासी से क्लर्क तक पहुंचकर पूरे सेक्रेटेरिएट में यह खबर फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस लोगों का समूह शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। अब उसकी फाइल कल्चरल विभाग को भेजी गई। वहाँ कई विभागों से गुजरती हुई फाइल साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह अपनी गाड़ी में सवार हो सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा इस पैराग्राफ में कि रात का समय था और वह माली ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस दबे हुए व्यक्ति को साहस बंधा रहा था और उसे भोजन भी करा रहा था कि जब तक जिंदा है, कम से कम जब तक वह अपने हाथों से उसे भोजन कराता था। जब उस व्यक्ति को माली ने कहा कि कल सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी यहाँ पर और कल तो कोई ना कोई फैसला निकल ही आएगा, कल तक सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तब वह दबे हुए आदमी ने शायराना अंदाज में कहा कि तगाफुल करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तगाफुल मतलब लापरवाही, कि जब तक ये लापरवाही चलती रहेगी मेरे केस की, तब तक जब नतीजा आएगा तो शायद हम खाक हो जाएंगे, यानी जब तक मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। दूसरे दिन जब माली ने चपरासी से और चपरासी ने पूरे सेक्रेटेरिएट में यह खबर फैलाई कि वह व्यक्ति तो शायर भी है, तो बस उसे देखने और मिलने वालों का भीड़ उमड़ पड़ी और तो और साहित्य अकादमी से भी एक
सेक्रेटरी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ पहुंचा। आगे देखते हैं। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस, सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए आदमी ने हुंकार में सिर हिलाया। सेक्रेटरी ने अपने विभाग में रिपोर्ट की कि अगले दिन एक अधिकारी कवि के पास आकर बोला, तुम्हें साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया गया है, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा, और वह घोर पीड़ा और दुख से सह रहा था। जब उस दबे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने लगे और उनसे पूछा गया कि तुम किस उपनाम से शोभित हो, जब यदि तुम कवि हो तो तुम्हारी क्या रचना है, तो उन्होंने कहा कि मेरी ओस गद्य संग्रह अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी ने उन्हें कहा कि तुम्हें उनका साहित्य अकादमी का केंद्रीय शाखा का सदस्य चुन लिया है। लेकिन वह व्यक्ति ने कहा कि मुझे बाद में सदस्य चुनना, पर मुझे पहले इस पेड़ के नीचे से निकालो, मैं काफ़ी दर्द को सहन कर रहा हूँ। यह हम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। हम यह भी कर सकते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। जैसे कि वह दबा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मेरे मरने के बाद की सुविधा बाद में देना, पर मैं पहले जिंदा हूँ, तो मुझे पहले यहाँ से निकालने का उपाय सोचो, और मेरे मरने के बाद में सोचना कि मेरी बीवी को तुम क्या वजीफ़ा दोगे। हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला आरी कुलाड़ी से संबंधित है। हमने फॉरेस्ट विभाग को लिख दिया, कल वे आकर पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के आदमी आरी कुलाड़ी से पेड़ काटने पहुँचे तो उन्हें रोक दिया गया। विदेश विभाग से हुक्म आया कि पेड़ ना काटा जाए, क्योंकि 10 साल पहले इस पेड़ को पोटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था, और इसे काटने पर पोटोनिया सरकार से हमारे संबंध बिगड़ने की संभावना है। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। तो जैसे कि इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि वह साहित्य अकादमी का सदस्य उस व्यक्ति को नहीं निकाल पाता है, और वह कहता है कि जितना मैं कर सकता था मैंने किया, और अब तुम्हारी फाइल जो है वो फॉरेस्ट विभाग को भेज दी गई है, और अब वहाँ से जो भी निर्णय होगा वो कल तक आपको मिल जाएगा, और कल तक शायद आपकी जान भी बच जाएगी। फॉरेस्ट विभाग के वहाँ से जो व्यक्ति आए उन्हें भी मना कर दिया गया, और कहा कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ ना काटा जाए, क्योंकि इस पेड़ को पोटोनिया, जो कि एक जगह का नाम है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इसे 10 साल पहले लगाया था, और कहा कि यदि इस पेड़ को काट देंगे तो पोटोनिया के प्रधानमंत्री से हमारे संबंध बिगड़ने की संभावना है। दूसरी ओर 2 देशों के संबंध का सवाल है। तो क्लर्क चिल्लाया कि इसमें तो एक व्यक्ति की जान का सवाल है, जिसे जिंदा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे क्लर्क ने कहा, अंडर सेक्रेटरी को बताया कि प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज विदेश विभाग उनके सामने यह फाइल पेश करेगा, वे जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम को सुपरिटेंडेंट कवि के पास आकर बोला, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने की आज्ञा दे दी है, कल यह पेड़ कट जाएगा और इस संकट से छुटकारा पा जाओगे। आज तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था, पुतलियाँ निर्जीव थी, और चींटियों की एक लंबी पात यानी कतार उसकी मुंह में जा रही थी, क्योंकि उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। जैसे कि वह व्यक्ति ने बहुत सभी से विनती की, याचना की कि मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन सभी सरकारी कामकाज के चलते कोई भी अपना फैसला नहीं दे रहा था और उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश
कर रहे थे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा रहा था। सभी को ये डर था कि सरकारी कामकाज है, यह पेड़ हम नहीं हटा सकते, नहीं काट सकते। इस वजह से उसकी जान बचाने में देरी हो गई और ये उसके जो फाइल थी केस की, वह एक विभाग से दूसरे विभाग को घूमती रही और इस वजह से उसके जीवन का भी अंत हो गया। और जब विदेश विभाग से प्रधानमंत्री दौरे से वापस आए और वहाँ से जो फैसला आया, तो उससे पता चला कि पेड़ को हटा दिया जाए, जिससे कम से कम व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन जब सुपरिटेंडेंट ने आकर उस कवि के पास यह सारा फैसला सुनाया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि कवि का हाथ भी ठंडा पड़ चुका था, पुतलियाँ आँखों की निर्जीव हो चुकी थी और एक चींटियों की लंबी लाइन उसके मुंह तक पहुंच रही थी, अर्थात उसके जीवन का अंत भी हो चुका था। तो यह है बच्चों पाठ का एक व्यंग कि सरकारी कामकाज में यदि समय से ना किया जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ पर हमें एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि हमें किसी भी कार्य को समय पर पूर्ण करना चाहिए, और यदि इस तरह से यदि हम देरी करेंगे तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। थैंक यू बच्चों।